हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी इंडिया जितेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखते हैं हिंदी कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 16 यानी आरोह भाग 2 की एक कहानी है नमक। तो आइए आज हम नमक सीखते हैं या जानते हैं कि ये नमक है वो कहानी किस टाइप की है और इसकी हमारे 12th चैप्टर में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस कहानी को रखना पड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे ये जान ले कि जो नमक कहानी है हमारे 12th की हिंदी कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 का 16वां चैप्टर है 16वां। और जिसके द्वारा लिखी है वो है रज़िया सज्जाद ज़हीर। तो दोस्तों इनके द्वारा ये लिखी गई है रज़िया सज्जाद ज़हीर। और आइए हम कहानी स्टार्ट करते। तो सबसे पहले दोस्तों ये कहानी किसके ऊपर है? तो दोस्तों ये कहानी है ऊपर है भारत पाक के विभाजन यानी भारत और जो पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, तो इसके ऊपर है भारत पाक के जो विभाजन पर क्या हुआ कि कुछ लोग जो भारत रहना चाहते थे उन्हें मजबूरी में या किसी कारणवश पाक जाना पड़ा, पाकिस्तान जाना पड़ा। और जो पाकिस्तान रहना चाहते थे उन लोगों को भारत आना पड़ा। कुछ ऐसी मजबूरियां थीं और इसमें वो बांग्लादेश की बात भी की गई है कि जो बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है उसकी बात भी की गई है कि जो वहाँ का जो बंग आंदोलन था यानी बंगाल विभाजन, तो उस समय पे जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो बंगाल बने हुए थे। तो उस समय पे कुछ लोग हैं वो पश्चिम बंगाल रहना चाहते थे, लेकिन वह कहाँ मतलब किस साइड गए, पूरी बंगाल। और कुछ पूरी बंगाल रहना चाहते थे उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया। तो दोस्तों जब ये भारत और पाक का विभाजन हो रहा था तब जो पलायन था यानी भारत से जो पाकिस्तान की ओर आ रहे थे और पाकिस्तान से जो भारत की ओर जा रहे थे, तो उनके आने जाने की अपने सिर पर जो पोटली या गठरी अपने पशुओं को साथ में लिए 10 किलोमीटर से भी लंबी अधिक की जो लाइन है वो लगी रहती थी आने और जाने के लिए। और ऐसा एक भयंकर मंजर था जो उस समय विभाजन का कि कुछ लोगों को अपना पूरा घर परिवार सब को छोड़कर उधर जाना पड़ा या उधर से इधर आना पड़ा। तो इसी से जुड़ी एक कहानी है। और आपको बता दें कि भारत पाक विभाजन की जो एक बॉर्डर है या लाइन है वो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे रेडक्लिफ, उनके द्वारा खींची गई थी। और वह कोई स्पेशल उसका ध्यान रखकर नहीं खींची गई थी, जिस वजह से वह किसी का घर यानी अंदर का जो रूम है वो पाकिस्तान में रह गया, तो बाहर का उनका जो आंगन है वो हिंदुस्तान में चला गया। किसी का गांव इस साइड यानी कि भारत में रह गया, तो उनका खेत है वो पाकिस्तान में चलेगा। देखिए कहानी स्टार्ट करते। तो इसमें ये कहानी है कि एक सिख बीबी हैं और जो सिख बीबी हैं वो पाकिस्तान यानी कि लाहौर से बंटवारे के समय भारत आ गई थी रहने के लिए। और एक जो पंजाब में या अपने भारत में एक लड़की है जिसका नाम है सफ़िया। तो वह लड़की है वह थी तो लाहौर यानी कि पाकिस्तान की, और भारत में रहने लगी या विभाजन के समय ही वह कहाँ पर आ गई थी, भारत आ चुकी थी। और उसके जो परिवार वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो सब के सब पाक यानी पाकिस्तान में रहते हैं। तो एक बार भारत में जो पंजाब है और पंजाब का जो शहर है अमृतसर, तो अमृतसर में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है सिख बीबी और उस सफ़िया की। तो जो सफ़िया है वह उन्हें मतलब जो सिख बीबी है उन्हें देखती हैं तो वो उनकी जो मतलब उनका जो वेशभूषा बताते हैं कि वही भारी भरकम जिस्म, वही शरीर मतलब भारी भरकम शरीर लिए हैं और छोटी छोटी चमकीली आंखें हैं। उनके चेहरे पर नेकी, मोहब्बत और रहमदिली झलक रही है। इसके अलावा उनका जो चेहरा है वो खुली किताब के समान है और अच्छा सफ़ेद मलमल का जो दुपट्टा है वो डाले हुई हैं, जैसी सफ़िया की जो माँ थी वह ओढ़े रहती थी। तो सफ़िया है वो मुस्लिम थी, जबकि जो सिख बीवी हैं वो पंजाब या सिख थी, इसीलिए तो सिख बीवी कहते हैं। तो उन्हें उस सिख बीवी को देखकर जो सफ़िया है उसे अपनी माँ की याद आ जाती है जो गुजर चुकी हैं। तो उसे एक भरी नज़रों से देखती रहती है और वह जो सिख बीवी है वह भी उस सफ़िया को देखती रहती है। तो दोनों जो एक मंदिर में या उनका जो
गुरुद्वारा होता है उसमें कीर्तन चल रहे होते हैं। तो क्या है कि जो सिख बीबी है वह घर जाती है और अपनी बहुओं से पूछती है कि सफ़िया कौन है और मुझे ऐसे मतलब क्यों देख रही थी। तो उनकी बहुएं बताती हैं कि ये सफ़िया है, ये रहने के लिए भारत आ गई है, जबकि इसका घर है वो पाकिस्तान। इसके भैया लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं और वह अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है। तो जैसे ही उसने सुना कि लाहौर जा रही है तो वह दूसरे दिन उसी जो गुरुद्वारा है या जहाँ पर कीर्तन हो रहे हैं वहाँ पर आती है और दोनों बातें करती। तो उसमें वो बताती है कि उन्हें बताती है कि जो सिख बीबी है वो बताती है कि मेरा जो बिज़नेस है वो तो किस में चल रही है, भारत में चल रही है, या हमारी भारत में कोठी भी है, घर मकान सब कुछ है, लेकिन मेरा तो वतन लाहौर ही है जी। यानी कि वह जो सफ़िया से कहती है कि बेशक मैं भारत में रह रही हूँ या हिंदुस्तान में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है या मन है, यानी कि मेरा जो प्यारा वतन है वो तो लाहौर ही है। वह अपने दिल से जो लाहौर वतन है या मुल्क है उसको निकाल ना सकी और उसको सफ़िया को बताती है लाहौर से जुड़ी बातें कि जो लाहौर है कैसा है, कि कहते हैं कि वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं और वहाँ के लोग खूबसूरत भी हैं, उम्दा खाने के शौकीन भी हैं, अच्छे कपड़े पहनने के, नफीस कपड़ों के शौकीन हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो कुर्ता पजामा जैसा बहुत शालीन कपड़े पहने जाते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग जो लाहौर के लोग हैं वो सैर सपाटे के भी शौकीन हैं, जिंदा दिली इंसान है, यानी कि बहुत रहमत करुणा से यानी कि दया से भरे हुए लोग हैं। ऐसा लाहौर के लोगों के बारे में जो सिख बीबी है वह बताती है। और जो सफ़िया है सफ़िया से कहती है कि मेरा तो जो मन है या मेरा तो जो वतन है वह क्या है, मेरा तो वतन लाहौर है जी। तो वह उसको बताती है। और जब दोनों की जो बातें हैं वो चलती रहती हैं और जो कीर्तन है वो रात के 11 बजे या 11 बजे तक और कीर्तन होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। 11 बजे कीर्तन है वो समाप्त होता है। तो वह जो सिख बीवी है वह वहाँ से निकलने लगती है। तो सफ़िया उनको रोकती है और उनसे पूछती है, माँ जी मैं लाहौर जा रही हूँ, आप लाहौर से यदि कुछ मंगाना तो नहीं चाहती, यानी कि कुछ मंगाना चाहती हूँ तो मुझसे कह दो, मैं लाहौरी से लेती आऊँगी। तो जो थोड़ी हिचकिचाती हुई जो सिख बीवी है वह उनके पास आती है और कहती है कि बेटी यदि लाहौर से कुछ ला सकती हो तो मेरे लिए लाहौरी नमक लेते आना थोड़ा सा, यानी लाहौर का नमक, क्योंकि उनका जो दिल है, उनकी जो यादें हैं वो लाहौर से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वह चाहती हैं कि लाहौर से थोड़ा नमक लेते आना। तो वह कहती है कि हाँ ज़रूर। तो उसको जो सफ़िया है वह लाहौर के लिए निकल जाती है, पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पर उसको 15 दिन का वीज़ा मिलता है पाकिस्तान में ठहरने के लिए। और कब उसके जो 15 दिन गुजर जाते हैं कि जिम खानों की शामों में जाना, दोस्तों के साथ मोहब्बत से रहना, भाइयों को उसके आपको बता दें जो सफ़िया है उसके 3 भाई हैं और उससे बेपनाह प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और इसके साथ साथ उसकी जो भतीजियाँ भी हैं। बिछड़ी हुई जो परदेसी बहन है वो इतने दिनों के बाद, क्योंकि आपको बता दें कि 1 साल में जो हमारे देश से उधर जाते हैं या उधर से इधर आते हैं तो उनको एक्चुअली में इधर से उधर तो जा सकते हैं, तो उनको 15 दिन तक का वीज़ा मिल सकता है या थोड़ा बहुत और मिल सकता है। साल में एक साल में बस एक बार जा सकते हैं और कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी समय हो जाता है। तो वह उनसे मिलती है, 15 दिन उसके कैसे गुजर जाते हैं। भाइयों ने बहुत अच्छे से खातिरदारी की उसकी, और मतलब इसमें लेखिका बताती हैं कि भाइयों का बस नहीं चलता, नहीं वो दुनिया की सारी खुशी लाके अपनी बहन के आगे समर्पित कर दे या रख दे। और जो अजीज़ों की है हालत है कि कुछ लिए आ रहा है, इसमें वो मतलब बताती हैं अपने आप को अजीज़ कहते हैं उधर, एक जो उर्दू भाषा का शब्द है। तो बड़ी अच्छे से उनकी खातिरदारी होती है, कोई उन्हें गिफ्ट में उपहार में कुछ देता है, कोई उन्हें उपहार में कुछ देता है। और वह उनके जो 15 दिन है जो वीज़ा समाप्त होने को और निकल जाते हैं, तो वो लाहौर से सबसे पहले तो क्या ख़रीदती हैं,
लाहौरी नमक या लाहौर का जो नमक होता है वो, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस या वादा किया था तो लाहौर से नमक खरीदती हैं। तो वो जो दुकानदार है उसे बादामी यानी बादाम कलर का जो कागज़ होता है, बादाम के रंग का, बादामी रंग के कागज़ में एक पुड़िया सी बनाकर लपेट देता है, एक सेर के समथिंग, और भी लेकर अपने वहाँ यानी कि लाहौर में आती हैं। और सब घूम घाम कर वह उनको बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, जैसे उनको फल दिए गए हैं, मिठाइयाँ दी गई हैं, और भी ना जाने कितने कितने उपहार हैं दिए गए। और सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि और एक उनके मित्र ने उनको उपहार में दिए एक फल होता है, उस फल का नाम है कीनू, और वो फल दिए। और जो फल है वो देखने में ऑरेंज या नींबू के जैसा लगता है और बहुत ही मीठा होता है। उनका जो आकार है, साइज़ भी बड़ा होता है। कीनू फल दैट मीन्स कि संतरे के जैसा ही होता है। तो वो भी ले जाना चाहती हूँ। और उसने कहा था कि भारत और पाकिस्तान की एकता की सेवा जो मेवा है यह है कीनू, इसको ज़रूर लेते जाना। तो ऐसे उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो जब उसका जो लास्ट दिन बचता है उससे एक दिन पहले वह अपने सारे कपड़ों यानी अपना सारा सामान पैक करती है। तो उसी में पैक करते करते सभी चीज़ें रखती जाती है। तो उसने मतलब क्या किया कि अपने सामान पैक करने से पहले वह भाई के पास जाती है और भाई से पूछती है कि क्यों ना उनका जो भाई है वो एक बड़ा अधिकारी है पुलिस में। और भाई से पूछती है, भैया मैं क्या यहाँ से नमक ले जा सकती हूँ? तो भैया ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से नमक नहीं ले जा पाओगी आप, क्योंकि कस्टम दैट मीन्स कि सुरक्षा या जो सिक्योरिटी के लिए जो पहरा होता है, जो लोहे की जंजीरें या सलाखें होती हैं लोहे की जाली नुमा, तो वहाँ पर इधर उधर जो लोग खड़े रहते हैं पुलिस वाले या पुलिस के जैसे जो अधिकारी, उनको कस्टम वाले कहते हैं। तो कस्टम वाले ले जाने नहीं देंगे। और यदि आपका नमक है वो गैरकानूनी है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और वह ताना भी देते हैं कि वैसे भी तुम्हारे भारत को हमारे मुल्क से ज़्यादा नमक हिस्से में मिला है। तो उनकी बहन उनको रोकती हैं, टोकती हैं कि मैं यहाँ पर आपसे बंटवारे की बात नहीं करना चाहती कि किससे किसको नमक मिला। मैं तो ये कहती कि मैं थोड़ा सा नमक ले जा सकती हूँ क्या? तो भाई कहता नहीं ले जा सकती, और आपका कस्टम वालों को तो आप जानती हुआ है, पकड़ा गया तो आपकी तो बदनामी होएगी, साथ में मेरी भी मतलब बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। वह उनका जो भाई है वह मानता नहीं। वो कहती है मतलब वो कहता है कि आपको ऐसे नमक की ज़रूरत क्यों है? तो वह कहती है कि भैया नमक है वो माँ जी ने मंगाया है, जबकि उनकी जो माँ है, भैया मतलब ये चिंता में पड़ जाता है कि उनकी जो माँ है वो तो विभाजन से पहले ही गुजर चुकी हैं, फिर ये किन माँ के लिए ले जा रही हो? और वह समझ नहीं पाता है और कुछ बोलता नहीं है। और वह पूरी तरह से जो सफ़िया के कहती है कि आप ये बताओ मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे? तो उसने कहा कि आप नमक नहीं ले जा सकती हूँ, और वह मना कर देता है। तो बाद में फिर जो सफ़िया है वो कहती है कोई बात नहीं, नमक तो मैं ले जाऊँगी। क्या एक कस्टम वाले या अधिकारी केवल अपनी ड्यूटी या नौकरी ही जानते हैं क्या? इनके अंदर रहमदिली नहीं है कोई या इंसानियत नहीं है? और ये मैं क्या कोई वो ले जा रही हूँ कि ये सोना ले जा रही हूँ या ब्लैक मार्केट कर रही हूँ या कोई स्मगलर की चीज़ ले जा? ये थोड़ा सा नमक ही तो है, जो किसी की जो याद है वो जुड़ी है इसमें, या उनका जो एक प्रेम भरा एक नमक है उसको नहीं ले जा सकते? तो देखते हैं कैसे रोकते हैं। तो वह क्या करती हैं कि जो नमक होता है उसकी जो एक पुड़िया है बादामी कलर की, उस पुड़िये को जो सफ़िया हैं वो सभी अपने बक्से में सभी कपड़े वगैरह और उनको जो गिफ्ट मिली थी वो अपने बक्से में रखती जाती हैं। इसके अलावा उनको जो एक कीनू फलों से एक टोकरी मिली थी, वो क्या करती हैं कि क्यों ना इसको ऐसा रख ले कि कोई देख ना ले, क्योंकि फलों को उन्होंने नोटिस किया था कि जब आ रही थी तभी फलों को किसी ने चेक नहीं किया था। तो क्यों ना फलों के बीच में छिपा के रख दे। तो है जो टोकरी है, बास्केट है, उसको खाली कर देती हूँ। सबसे पहले उसको बीच में क्या रख देती हैं, नमक की पुड़िया रख देती हैं, और आसपास से उसमें ऐसे जो फल हैं वो रख देते हैं, और ऊपर से भी उसके ऊपर फल रख देते हैं, और बिल्कुल भी नमक की पुड़िया वो दिखाई नहीं देती। और ऐसे वह उसको बंद करके अच्छे से अपने सिरहाने रख देती हैं, और उनका जो बकस है या बक्सा है, बॉक्स है, उसको जो बेड है उसके नीचे खिसका देती हैं, और
कुछ सोचने लगती हैं और उनके हृदय में ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने किसी प्रिय को दफना दिया हो कहीं, और वह अपनी पुरानी जो माँ या उनकी अम्मा के द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती थीं उन कहानियों में मग्न हो जाती हैं। सोचने लगती हैं कि क्यों ना उनको जब ऐसा कोई मेरे पास उपाय होता कि जैसे शहजादा जब वह शैतानों, राक्षसों और देवों के देशों से निकलता था तो हीरे को अपनी जांग को फाड़कर या चीरकर उसमें छिपा लेता था, तो क्यों ना मेरे पास भी अभी कोई ऐसी युक्ति होती, उपाय होता, तो मैं भी ऐसा ही करती और उस नमक को उधर ले जाती। और वह फिर सोचने लगी कि क्या होगा यदि यह नमक पकड़ लिया और नहीं ले जाया दिया जाएगा तो क्या होगा। तो वह भी सोचने लगती हैं कि मैं उन माँ से जो वादा किया था उसका क्या होगा। और मैं जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं वो उसकी एक स्पेशल मुस्लिम कम्युनिटी की हैं जो सैयद कहते हैं वो अपने आप को, तो वो कहते हैं कि मेरी प्रॉमिस का क्या होगा, तो हम अपने आप को यूं ही सैयद कहते हैं। तो ऐसे वो है कहते हैं देखा जाएगा, लेकिन नमक तो है वो ले जाकर मानेंगे। और ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी यादों में खो जाती हैं और सो जाती हैं और अपनी खिड़की को बंद करती हैं। जो देखते हैं कि बाहर वो कहीं दीवारों पर जो पत्ते हो तो उनकी छाया पड़ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं और कोई सीटी बजा रहा है, कोई थोड़ा ऐसी हल्की हल्की खांसी की आवाज़ आ रही है, तो वह कहती यही पाकिस्तान है। और वह सो जाती हैं। जब सुबह जागती हैं तो उनके भैया ने उनका जो टिकट यानी कि लाहौर से दिल्ली तक का जो टिकट का जो खर्चा है वो उनके भैया ने दिया था। और वो कहती भी हैं कि उन्हें अपने अब और उनके जो उनको दो दोस्त मिले थे वो कहते हैं कि अच्छा आप जा रही हो, अब कब आओगी, तो वो कहती हैं सफ़िया कि भैया पता नहीं, क्या पता अब आ पाएँ या नहीं आ पाएँ। वैसे तो साल में एक बार आने देते हैं और मतलब एक ऐसा नियम बना हुआ है, और अब पता नहीं कि अब दोबारा आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। यहाँ तक कि उनको अपनी जो भैया भाभी की जो लड़के लड़कियाँ हैं यानी कि भतीजे और भतीजियाँ, वह भी अब उनसे पूछती हैं फूफी जान आप ऐसी जगह या वहाँ क्यों रहती हो कि मुझे वहाँ जाने तक नहीं दिया जाता था, हम कभी जा नहीं पाते वहाँ पर। तो वह इस बात का बड़ा अफसोस करती हैं कि आज जो दो मुल्क हैं वो अलग हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो मतलब आ जा नहीं सकती, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मासूमियत भरे रह जाते हैं और उनको बिल्कुल भी जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका साया नहीं मिल पाता। तो वह जो बुआ होती हैं, बुआ से फूफी जान कहते हैं उर्दू भाषा में, वैसे फूफी जान, और जो बहन होती हैं उनको बाजी कहते हैं, और मौसा को खाला कहते हैं, सॉरी मौसी को, और भी हैं उर्दू से जुड़े शब्द होंगे, आप देखते रहना। तो ऐसे वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती हैं लाहौर के, और वहां पर उनके भैया उनके लिए टिकट का बंदोबस्त करते हैं और दिल्ली तक के लिए टिकट कटवा देते हैं और उनका पूरा जो दिल्ली तक का खर्चा हुआ है दे देते हैं। और सब धीरे धीरे ट्रेन में वह फर्स्ट क्लास यानी कि जो फर्स्ट एसी का टिकट होता है वो कटा हुआ मतलब उन्होंने मतलब कटवा लिया है टिकट, और वह उसमें बैठने वाली हैं। तो कस्टम वाले आते हैं, सभी का सामान है वो धीरे धीरे चेक होता है, इनकी भी बारी आती है। इनकी अब बारी आने से पहले वह एक जो कस्टम के अधिकारी हैं जो कहते हैं कि हाइट में थोड़े लंबे हैं लेकिन दुबले पतले शरीर के हैं, चश्मा लगा हुआ है, और उन पर जो वर्दी है कस्टम की वर्दी पहने हुआ है जच भी नहीं रही है। तो उनको कहते हैं कि भैया आपसे कुछ पूछना था। तो वो कहते हैं अधिकारी के फरमाइए। तो वो कहती हैं कि मेरे पास थोड़ा सा तो वो क्या करते हैं कि जो वहीं पर तुरंत उस जो डोलची में या उस जो टोकरी में जो नमक रखे थे फलों के नीचे, कीनों के फलों के नीचे, वह तुरंत उस जो नमक है वो बाहर निकालते, क्योंकि वो उनका कहना है कि हमारी जो मोहब्बत की चीज़ को हम चोरी छुपे नहीं ले जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो वह उसको निकाल लेती हैं और अपने हैंडबैग में रख लेती हैं। हैंडबैग दैट मीन्स कि लड़कियों के जो टांगने का पर्स होता है उसको हैंडबैग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें रख लेती हैं जहाँ पर उनके पर्स, पैसे वगैरह और जो कागज़ वगैरह रखे उसमें रख लेती हैं उस पुड़िया को। तो कहती हैं अब उस कस्टम अधिकारी से कि क्या हमें नमक ले जा सकती हैं, ऐसा हुआ है। अपना पूरा वृतांत सुनाती हैं कि उनकी जो एक माँ जी उन्होंने लाहौरी नमक मंगाया है, और उनका जो पूरा जो कथा मतलब जो कहानी है वो उनको सुनाई जाती है। तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं
अधिकारी हैं तो वो मान जाते हैं और उनकी बात को पूरा सुनते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर तक देखते हैं और वह एग्री कर देते हैं कि माना कि हमारी मतलब जो सुरक्षा यानी कस्टम की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ से मोहब्बत किस तरह गुजर जाती है ये कानून को भी पता नहीं चलने देते और ऐसे वह पूरी उनकी मदद करते हैं और बाकायदा। और जो वहाँ पर जो कस्टम के अधिकारी हैं एक्चुअली में जो भारत पाक के विभाजन के समय वह थे तो हिंदुस्तान में, लेकिन उन्हें कहाँ जाना पड़ा, पाकिस्तान में। तो वह अपना वतन किसे मानते हैं, तो उनसे पूछ लिया जो सफिया ने कि आपका जो भैया जी आपका जो मुल्क है वो क्या यही तो होगा। सोचने की नहीं, मेरा मुल्क तो दिल्ली है या मेरा जो वतन तो दिल्ली है। फिर आप यहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भारत पाक का जो विभाजन हुआ था तब हमें दिल्ली को छोड़कर यानी कि भारत को छोड़कर कहाँ आना पड़ा, पाकिस्तान में। तो वह आज भी वो कहते हैं कि हम जो ड्यूटी या रहती बिल्कुल हमारे जिस्म है वो बेशक पाकिस्तान में हो, लेकिन हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है वो किस में बसता है, हिंदुस्तान में बसता है, दिल्ली में बसता है। इसीलिए वह कहते हैं कि मैं हूँ तो कहाँ, पाकिस्तान में, लाहौर में, लेकिन मेरा जो वतन है वह दिल्ली ही है। तो यहाँ पर जो सफिया सोच कर रह जाती है कि एक हिंदुस्तान की माँ है जो रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन उनका जो मुल्क है, मुल्क किसे मानती हैं, जो लोगों के द्वारा रेखाएं खींची गई उसको नहीं मानती हैं। वह अपने उसी लाहौर को अपना वतन मानती हैं जिसमें वह रहती नहीं है। एक यह सज्जन है या यह अधिकारी है जो रहते हैं या ड्यूटी करते तो पाकिस्तान में, लेकिन वह अपना वतन है, अपना मुल्क है, किसी मानते हैं, हिंदुस्तान को या दिल्ली को मानते हैं। तो ऐसा, और उनको सम्मान के साथ वह उनको छोड़ने, बैग हाथ में लेकर छोड़ने तक आते हैं और उनको फर्स्ट क्लास जो डिब्बा है, रेल का डिब्बा, उसमें बैठा देते हैं और अपने और अधिकारियों से कहते हैं कि इनका अच्छे से ख्याल रखना। और ऐसे ट्रेन है वहाँ से चल देती है और ट्रेन जैसी चलती है क्या होता है दोस्तों कि जो पाकिस्तान के कस्टम के अधिकारी हैं वो उतरने लगते हैं और हिंदुस्तान के अधिकारी हैं वो चढ़ने लगते हैं। उसमें और पता नहीं चलता कि कब लाहौर से धीरे धीरे क्या आने वाला है, अमृतसर आने वाले, नहीं कि भारत आने वाला। तो ऐसे वहाँ पर जो दूसरे अधिकारी चढ़ते हैं तो उसमें जो दूसरे अधिकारी चढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी है उनकी जो चेकिंग तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन एक बार अब जो भारतीय कस्टम के द्वारा चेकिंग होनी थी कि कोई उधर से कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लाया जो हमारे देश की सुरक्षा की वजह से सही ना बैठती हो। तो उधर फिर अधिकारियों की चेकिंग आई तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि भैया मेरे पास यह नमक है। उन जो कस्टम अधिकारी हैं उनको बताया जाता है और मतलब पूरी कहानी सुनाई जाती है कि इस वजह से एक मोहब्बत की निशानी है, उसको हम लेकर जा रहे हैं। तो वह जो कस्टम का अधिकारी है अपने और अधिकारियों से कहता है कि इनका जो सामान है इसका ख्याल रखना, और वह पूरा उनको अच्छे से देखता है और कहता चलिए आप हमारे साथ चलिए। तो वह अधिकारी उन्हें अपने ऑफिस में लेकर आता है और एक अपना जेब से रूमाल निकाल कर वहाँ पर एक कुर्सी डली होती है, उस कुर्सी से धूल को हटाता है और कहता है कि आप बैठिए इस पर, और उस एक ऑर्डर देता है या एक आज्ञा देता है कि 2 चाय बनाइए फर्स्ट क्लास की। तो ऐसे वह घबरा जाती हैं कि यह ऐसा मतलब मैंने क्या कह दिया, और आप कहता है कि सुनाइए। तो सबसे पहले तो वह बताता है कि मैं रहता तो भारत में हूँ लेकिन मेरा मुल्क भारत नहीं है। तो वह कहते जी आप तो भारत के हैं, कि आप भारत के नहीं हो, आप पूर्वी बंगाल के हो। तो वो कहती जी हाँ, मेरा तो वतन है वो ढाका है। ढाका दैट मीन्स कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर उसका वतन है। जबकि वह नौकरी है, वह रहता कहाँ है, हिंदुस्तान में, भारत में। तो वहाँ पर जो सफ़िया बड़ी हैरान रह जाती है कि यहाँ देखिए सरहदें किस तरह से बढ़ चुकी हैं, लेकिन आज भी जो लोग हैं उन्होंने अपने हृदय में, अपने दिल में उन सरहदों को, उन सीमाओं को आने नहीं दिया है और आज भी वह इन बंधनों में बंधे नहीं हैं। जबकि राजनीतिक कारणों से और सुरक्षा कारणों से आज भी हम यह कह देते हैं कि एक बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC ये वगैरह। तो एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे अलग अलग बनाया जाता है जिससे हमें यह बताया जाता है कि ये अलग अलग जो बॉर्डर हैं। जबकि आज भी कुछ लोग हैं वो इनका अपने दिल में बिल्कुल भी हावी नहीं होने देते इन रेखाओं को, और उनके लिए अपने एक अलमारी से वह एक बुक निकाल कर दिखाता है सफ़िया को कि देखिए
यह है किताब। जब मेरी सालगिरह थी तब मेरे एक मित्र ने मुझे भेंट की थी और मैं रविंद्रनाथ टैगोर को भी पढ़ता हूँ। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ये आप बताते हैं कि विभाजन के समय वह जो अभी कस्टम अधिकारी बना हुआ है ढाका में, जिसका मन बसता जबकि है हिंदुस्तान का, वह कहता है कि हम उसी समय कलकत्ता आ गए थे, वहीं पर हमने पढ़ाई करी और हमारी नौकरी है वो यहीं लग गई। लेकिन आज भी मेरा वतन है या मेरा हृदय है, मेरा दिल है, वो किस में बसता है? ढाका में। तो यहाँ पर वो नौकरी है वो हिंदुस्तान में करता है। तो देखिए यहाँ पर देश हैं वो सरहदों से बढ़ चुके हैं लेकिन दिलों को नहीं बांट सकी जो दुनिया है, या हमारे जो राजनीतिक कारण हैं या सरकारें हैं, देश दुनिया की सरकारें हैं, उन्होंने ज़मीन के टुकड़ों को तो विभाजित कर दिया लेकिन हमारे दिलों को तोड़ ना सकी या उनको ना बांट सकी कि नहीं हमारा दिल है वो भारत के लिए है, या जो पाकिस्तान वाले हैं या बांग्लादेश वाले हैं या कोई अन्य देशों से जुड़े हों। तो ऐसे दोस्तों वह जो सफ़िया है उनको पूरा हाल सुनाती है और वो भी बताते हैं कि मैं तो ढाका का हूँ और उनको बाइज़्ज़त जाने दिया जाता है। और अच्छे से जो सफ़िया है अपना सामान लेकर आती है रेल के डिब्बे में और उनको अच्छे से बैठाया जाता है और पता यही सोच ही रही थी और उनको धीरे धीरे उनका जो मुल्क है या गांव है या जो देश है वो हिंदुस्तान आ जाता है, वह है अमृतसर पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे हिंदी कक्षा 12 आरव भाग 2 की कहानी जो सजिया के द्वारा लिखी हुई है और जो कहानी का नाम था नमक। और जो कहानी है वो इसकी जो लेखिका है वो कौन है? रज़िया सज्जाद ज़हीर। इनके द्वारा बहुत ही दो सरहदों का जो प्रेम है उसमें यह बताया गया है कि जो एक उनको अधिकारी मिले थे, जो अधिकारी जो भारतीय अधिकारी थे, कस्टम अधिकारी थे, जबकि उनका जो मन है या उनका जो मुल्क है वो किसे मानते हैं? ढाका को मानते हैं। उन अधिकारी का नाम था दोस्तों सुनील दास गुप्त। तो दोस्तों उन अधिकारी का नाम क्या था? सुनील दास गुप्त। तो दोस्तों आपको ये नाम है वो याद रखना है, सुनील दास गुप्त। वो कहते हैं कि हम बेशक भारत में रहते हैं और भारत से भी प्रेम है। और इसके अलावा जो पहले अधिकारी मिला था वह कहता है कि मैं रहता बिल्कुल पाकिस्तान में हूँ लेकिन आप जा रही हो वहाँ तो वहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरा सलाम कहिएगा, जबकि क्योंकि वह इस्लाम है, मुस्लिम है, तो वह वहीं से यानी कि पाकिस्तान में रहकर भी वह हिंदुस्तान को सलाम करता है। या वहाँ की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद बड़ी फेमस है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और उन खातून दैट मीन्स कि जिन्होंने नमक मंगाया है, यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। और इसमें एक बार बात आती है कि बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता दैट मीन्स कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बार आपको इस चैप्टर में यही जानने को मिलेगा कि वो जो दिल्ली वाला जो भारत का अधिकारी, कस्टम अधिकारी, वह भी कहता है कि धीरे धीरे कस्टम मतलब धीरे धीरे यानी रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नमक कहानी कक्षा 12 की। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन आंसर कि सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने को क्यों मना किया? क्योंकि सफ़िया का भाई जानता था कि नमक ले जाना पाकिस्तान से भारत इलीगल है, गैर कानूनी है और कस्टम द्वारा वह पकड़ लिया जाएगा। तो बाद में बहन के साथ साथ वह भी बड़ा अधिकारी है, उसकी भी मतलब इंसल्ट होगी, इस वजह से वह चाहता था कि मेरी बहन नमक लेकर ना जाए। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? वह क्या सोच रही थी कि इसको चोरी छिपे ले जाएं कि उजागर ले जाएं तो ले जाना नहीं दिया जाएगा, चोरी छिपे ले जाएंगे तो वह समझेगी कि प्यार की मोहब्बत को चोरी छुपे क्यों ले जाए। ऐसा उसके मन में द्वंद्व चलता रहता। फिलहाल तो ये क्वेश्चन आपको एक प्रोफेशनली तरीके से नहीं बताया, आप अपने अच्छे से या इनके लिए सेपरेट वीडियो लाकर हम इनको अच्छे से समझेंगे। अभी तो आप थोड़े समझ लीजिए किस टाइप के अपने क्वेश्चन आंसर हैं। जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? क्योंकि वह अपने मुल्क को याद कर रहे थे। जो उनका जो मुल्क है वो मुल्क कौन सा है? ढाका। जबकि वह रहते कहाँ हैं? आप मतलब मुल्क है वो ढाका यानी बांग्लादेश को मानते हैं, वह रहते कहाँ हैं? भारत में। तो जबकि जो पाकिस्तान रहते हैं, ये कस्टम अधिकारी है, उनका जो मुल्क है वो किसे मानते हैं? दिल्ली। और इसीलिए तो दिल्ली की जामा मस्जिद को सलाम कहने के लिए कहते हैं। और नेक्स्ट है
कि नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर चारित्र्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कैसे वह पहले ये सोचती है कि इसको हम कैसे ले जाएं, कैसे नहीं ले जाएं, टोकरियों में रख देती है, फिर स्टेशन पर बाहर निकाल लेती है, और भी उसके मन में जो द्वंद्व चलते रहते हैं, इसकी चर्चा इसमें बताई गई है, की गई है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से ज़मीन बट जाती है। हाँ, इसमें यही तो बात की गई कि मानचित्र यानी कि हमारा जो नक्शा होता है उसमें कोई ज़मीन पर लकीर खींच दे तो सरहदें तो दो हो जाती हैं, जबकि हमारा मन है वह दो जगह नहीं बट पाता। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, जो सरहदों से बेशक या भले ही दूर दूर हों, लेकिन उनका मन है एक दूसरे के मुल्क में बसा हुआ है या रमा हुआ है। नमक कहानी भारत पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भारत में रहकर भी पाकिस्तान को अपना मुल्क मानते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत को अपना मुल्क मानते हैं, और भारत में रहने वाले लोग बांग्लादेश को अपना मुल्क मानते हैं। ऐसे सरहदें बिल्कुल बढ़ चुकी हैं, लेकिन आज भी हमारे उन दिलों को नहीं बांट चुकी जो विभाजन के समय उन्होंने सब कुछ देखा था। उस समय वो मतलब नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से या उस समय ऐसी कुछ स्थितियां रही होंगी कि उनको मजबूरी में अपना गांव, शहर, देश सब कुछ छोड़ना पड़ा। क्या कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? तो ये कह रहा है किसने किससे कहा? ये कहा था सफ़िया ने अपने भैया से, जब भैया ने कहा था कि कानून आप कस्टम वालों को तो जानती हैं, वह नमक नहीं ले जाने देंगे आपको, तो उस समय उसने कहा था। भावना के स्थान पर धीरे, आप अच्छे से पढ़ी लोगे या अच्छे से आपको आ ही जाएंगे। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती कि कानून हैरान रह जाता। तो उस समय जो लाहौर में यानी पाकिस्तान में जो अधिकारी मिला था, जिसका जो वतन है जो दिल्ली मानता था, उसने कहा था कि मोहब्बत तो कस्टम से यानी सुरक्षा से ऐसे गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता था। तो ये सफ़िया से कही गई थी पाकिस्तान कस्टम अधिकारी के द्वारा। इसके अलावा इससे जुड़े और क्वेश्चन हैं जो हमें अपने मन से इसके जवाब देने हैं, आप इनको पढ़ेंगे। और इसमें और भी कुछ मूवीज़ के नाम दिए गए हैं या कुछ शब्द दिए गए, जिसमें इसमें बताया गया मुहर्रम क्या चीज़ होती है। तो मुहर्रम एक इस्लाम धर्म में एक त्यौहार होता है, या यूँ कहें एक शौक होता है, जब जो इस्लाम धर्म के अनुसार जो पहला महीना होता है उसकी 10वीं तारीख को जो एक अल्लाह थे या अल्लाह के बंदे थे इमाम हुसैन, वो शहीद हो गए थे युद्ध में, तो उनकी जो शव यात्रा निकाली जाती है, तो अपने आप को दंडित किया जाता, अपने आप को उघारे करके उनको बेल्ट से मारा जाता, काले कपड़े या कफन बांधा जाता है, और भी एक कर्तव्य वगैरह से दिखाया जाता है। ऐसा मुहर्रम सजा कर निकाला जाता है। सैयद है वो मुसलमानों को कहते हैं, यानी मुसलमानों का एक वंश होता है, और कहते हैं कि मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, उनके वंश के जो लोग मानते हैं उनको भी अपने आप को सैयद कहते हैं। इकबाल से एक शब्द बनाइए। तो इकबाल एक गीतकार रहे। उन्होंने बहुत ही सुपर जो गीत लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। नजरुल इस्लाम ये बांग्ला के क्रांतिकारी कवि थे, यानी कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उस समय के क्रांतिकारी कवि थे। और इससे जुड़ी और भी बातें, इसमें कुछ मूवियों के नाम दिए हैं, जैसे एक मूवी है इसमें तमस दी है। मूवी का नाम तो 1947 है, अर्थ और जो भीष्म साहनी के द्वारा उनकी जो उपन्यास ली गई है। और एक मम्मू है जो हसन मंटो के द्वारा लिखी है। इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान ये भी एक मूवी है, ज़िंदगी नामा उपन्यास से लिखी गई है। एक गदर है, ये तो आई होप सब लोगों ने देखी होगी। जो गदर मूवी है वो अमीषा पटेल और सन्नी देओल की है, जिसमें आपने सन्नी देओल का वह डायलॉग या देखा ही होगा कि वो डायलॉग था कि पाकिस्तान तुम कहो पाकिस्तान नहीं, वो डायलॉग था उनका कि तुम कहो कि पाकिस्तान जिंदाबाद तो हम कह देंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप फिर कहो कि पाकिस्तान जिंदाबाद तो हम फिर कह देंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आपने ये कहलाया कि भारत यानी कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा कहते हैं कि जो मूवी का सीन है उसमें वह नल जो हेडपम्प लगा उसको उखाड़ लेते हैं और उग्रसित हो जाता है कि मैं अपने भारत को कभी भी मुर्दाबाद नहीं कहूँगा, क्योंकि वह भारत की थी। वो लड़की थी जो अमीषा पटेल वह है पाकिस्तान की थी। तो गदर मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी। गदर एक प्रेम का था, बहुत बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा
एक और मूवी का नाम दिया है इसमें, वो मूवी है हिना। हिना ऋषि कपूर जो एक्टर थे उनकी मूवी है। और कश्मीरी एक लड़की का जो उसमें जिक्र है, उसमें एक गाना भी है कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। बहुत बेहतरीन मूवी है। कश्मीरी उन सुंदर फ़िज़ाओं पर वह शूट की गई है और बेहतरीन उन सरहदों के बीच में कैसे उस हिना नाम की लड़की मारी जाती है, उसका गोलियों से उनका शरीर छल्ली छल्ली कर दिया जाता है। बहुत बेहतरीन मूवी है। इसके अलावा लास्ट एक और मूवी है शाहरुख खान और जो प्रीति जिंटा है, उनकी दोनों की लव स्टोरी है, बहुत बेहतरीन। और ये मूवी का नाम है वीर ज़ारा। इतनी बेहतरीन है कि आप इसे देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ट्राई करना कभी समय मिले दोस्तों देखने के लिए। इसके अलावा जो एक शायर हैं या कवि हैं लुधियानवी, उन्होंने बहुत बेहतरीन एक हम सभी के लिए एक गीत लिखा है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफ़ान बनेगा, इंसान का बच्चा है तू पहले इंसान बनेगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर हिंदी कक्षा 12 आरू भाग 2 और पार्ट 16 यानी अध्याय 16 और चैप्टर का नाम था नमक। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। आपने हमारा वीडियो पूरा इतने ध्यान से देखा अच्छे से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।